हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए एस्टेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी या कोई भी आपका जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। आपको पता है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज ये हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, बोहर मॉडल को डिस्कस किया था कि बोहर मॉडल ने कैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसको कैसे एक्सप्लेन किया था। बोहर मॉडल ने क्या बताया था आपका कि जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का, ये चीज़ बोली थी इन्होंने। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि आपका हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक फिक्स्ड पाथ के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये आपके बोहर ने बोला था। और फिर इन्होंने उस फिक्स्ड पाथ को नेम दिया था ऑर्बिट। उस ऑर्बिट की इन्होंने रेडियस भी बताई थी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बताई थी ऑर्बिट के अंदर, एनर्जी लेवल्स भी बताए थे इलेक्ट्रॉन के, और उनकी एनर्जी भी बताई थी कि कितनी एनर्जी रहने वाली है। और इन्होंने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा आया था उसको भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे आपके पास ऐसे एनर्जी स्टेट होते हैं, आपका मान लो इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट में है जिसकी एनर्जी E1 है, और ये कोई एक्साइटर स्टेट है जिसकी एनर्जी E2 है। और इन्होंने बोला E2 है ना वो ग्रेटर देन E1 है, कि एक्साइटर स्टेट की एनर्जी आपकी ग्राउंड स्टेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब भी आप इस पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक कराओगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन आएगी कोई भी न्यू फ्रिक्वेंसी की, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है एनर्जी एब्जॉर्व करके, इस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्व करके क्या अपनी ऊपर एक्साइटर स्टेट के अंदर चला जाता है एब्जॉर्प्शन करके। ठीक है, अब क्या है एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, वो फिर अपना ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है और क्या एमिट करता है, फिर वापस से रेडिएशन एमिट करता हुआ, एनर्जी निकालता हुआ वापस आ जाता है नीचे। ठीक है, तो इससे एमिशन करता है, तो इससे वो एमिशन स्पेक्ट्रा आया था हाइड्रोजन के लिए, जो क्या था लाइन स्पेक्ट्रा था। ठीक है, और दूसरा कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व की वो किस पे डिपेंड करेगी कि इसके बीच में एनर्जी गैप कितना था, डेल्टा ई। जितना एनर्जी गैप है उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्व करेगा, जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू की थी। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने क्या लगाया था, प्लैंक कॉन्स्टेंट एच न्यू। इस टाइप से ये आपका एनर्जी बताई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बोहर मॉडल के अंदर डिस्कस की थी। फिर इसके बाद क्या देखा था, डी ब्रोगली नेचर भी देखा था। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि आपका कोई भी पार्टिकल है ना उसके साथ क्या जो पार्टिकल है आपका उसके साथ क्या है वेव भी एसोसिएटेड होती है। अभी पार्टिकल और वेव नेचर होता है। फिर उन्होंने उस पार्टिकल की आपको क्या बताई थी, वेवलेंथ भी बताई थी, जिसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये वाला रिलेशन हमने क्या लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है कि आपके पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, तो उस केस के अंदर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल का मोमेंटम बोले या फिर उसकी क्या बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी या मोमेंटम पोजीशन के साथ दोनों को एक्यूरेट मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। सर्टेनिटी के साथ मेजर करना दोनों को क्या है, इम्पॉसिबल है माइक्रोस्कोपी के केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने की कोशिश की तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगा। अगर आपने एग्जैक्ट वेलोसिटी पता करने की कोशिश की तो उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली इकट्ठा क्या है मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला था। इन्होंने क्या बोला, इम्पॉसिबल मेजर वेलोसिटी मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी या सर्टेनिटी। ये इन्होंने डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4 डेल्टा एक्स क्या है यहाँ चेंज इन पोजीशन था आपका, कि पोजीशन के अंदर कितना चेंज आएगा अगर आप मेजर करोगे। ये क्या है मोमेंटम, मोमेंटम को क्या है अब पी मोमेंटम आपका, इसको क्या है हम एम वी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज एम डेल्टा वी, एम क्या है यहाँ नीचे आ गया, तो आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई एम। एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है उसका मास। डेल्टा एस आपको बता दिया पोजीशन, और डेल्टा वी क्या है आपका चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया था। अब आपके बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने ये बोला था कि जो न्यूक्लियस है ना उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। लेकिन इसने तो बोल ही दिया कि आप फिक्स तो मेजर कर ही नहीं सकते पोजीशन को एग्जैक्ट। तो इन्होंने क्या जो इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ था ना उसको क्या रूल आउट कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिक्स पाथ के अंदर वो रिवॉल्व आपका नहीं करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ बोली थी इन्होंने। अब क्या था, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो बहुत अब क्या है बोहर मॉडल की भी लिमिटेशंस आ गई। एक तो पहले भी हमने लिमिटेशन देखी थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा क्या था, जो भी आपका लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था हाइड्रोजन के केस में, जो मेन लाइन आ रही थी
मान लो ये मेन लाइन आई आपके स्पेक्ट्रा के अंदर, तो इसके साथ छोटी छोटी फाइन लाइंस भी थी। तो ये फाइन लाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों आ रही है, ये भी आपके बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। और दूसरा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ के अंदर होता है ये बताया, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये चीज़ भी क्या है रूल आउट कर दी। तो ये कुछ एक लिमिटेशन आ गई थी आपके बोहर मॉडल की। तो अब इस लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखो यहाँ क्या है, फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, कि एक तो क्या इन्होंने अब फेल क्यों हो गया था बोहर का मॉडल, ये चीज़ें वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक तो इन्होंने क्या है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। दूसरा क्या है, फिक्स पाथ वाला रूल आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसने रूल आउट कर दिया था। तो फिर उसके बाद आया आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने आपका क्या बोला, इन्होंने एनर्जी के बारे में बात की और बहुत सारी बातें की थी, वो आगे देखते हैं। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी थी एच साई इज इक्वल टू ई साई। साई क्या आपका वेव फंक्शन है और एच क्या है हैमिल्टनियन कांस्टेंट और ई क्या है टोटल एनर्जी है सिस्टम की। ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बस थोड़ी सी देख लेना, इतना इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं +2 लेवल पे। आगे जो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री है उसमें इसको डिटेल में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और वो आपका जो लेक्चर केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंदर क्वांटम केमिस्ट्री अलग से मेंशन है। तो जब क्वांटम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तब आपकी स्क्रोडिंगर इक्वेशन वाला जो पूरा मॉडल है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। अब क्या था कि जो आपका वेव फंक्शन है साई को क्या है वेव फंक्शन है, ये इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन हम साई स्केयर को डिस्कस करते हैं। साई स्केयर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन एट पार्टिकुलर पॉइंट। इन्होंने क्या बोला था, जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, इन्होंने क्या कंसीडर किया कि ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहीं कोई फिक्स जगह नहीं होता, कोई फिक्स जगह नहीं होती भी यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने बोला कि एक प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इस किसी भी रीजन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होगी उसके मिलने की कि यहाँ किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन फिक्स पोजीशन उसकी नहीं होगी। ये बात आपकी क्वांटम मैकेनिकल के अंदर बोली गई थी और वो हमें साई स्केयर बताता है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जो भी ये 3 डायमेंशनल आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, इस रीजन को नाम दिया गया ऑर्बिटल। बोहर ने ऑर्बिट बताया था, लेकिन इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल नाम दिया, जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोला गया, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या है प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या थी इस मॉडल की। एक तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, वेव फंक्शन की ऐसे दिया था ना, वेव फंक्शन की मल्टीप्लाई कि वो क्वांटाइज्ड है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जब आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन या इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको क्या है क्वांटाइज्ड एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन के केस में। फिर यही वेव फंक्शन का जो वेव फंक्शन था आपका साई, वो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। और साई स्केयर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की एक स्पेस के अंदर, जिसे नेम दिया गया ऑर्बिटल। इसके ये समझ आ गया, इतना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। यहाँ हमने थोड़ा कम ही डिस्कस किया क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। आपसे क्या पूछा जाता है कि इसके 1-2 पोस्टुलेट पूछ लेंगे, ऑर्बिटल पूछ लेते हैं कई बार कि क्या था ऑर्बिटल, साई स्केयर और साई की क्या इंपॉर्टेंस थी ये पूछ लेते हैं, इतना ही पूछते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे आता है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम मैकेनिकल को दोबारा डिस्कस करेंगे ये वाला मॉडल जब हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार के लिए इतना काफ़ी है ये, मतलब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से, जितने भी आएंगे इस चैप्टर में से जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से। अब देखो आगे आपका क्या था, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है, आपके पास सेट होता है 4 नंबर का, जो हमें क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की भी। इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस, इलेक्ट्रॉन के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा एड्रेस, मृत्यु मतलब मरता नहीं है वैसे बोल रही हूँ, कि इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस कौन रखते हैं, ये 4 नंबर को रखते हैं और इन्हीं 4 नंबर को बोला गया आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है 4 नंबर से, उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये मेनली एनर्जी लेवल्स की बात करता है, जो मेन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है वो बताता है। n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 होती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एक तो एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से, कि ये आपका न्यूक्लियस है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस कितनी है ये बताता है।
कंप्लीटली डिटरमाइन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी की बात करते हैं, ये बताया था अभी। मेन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में आपका कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आपने बोहर ने जो फॉर्मूला दिया था एनर्जी का, वो आपने क्या था? -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये एन क्या है यहाँ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही मान के चलो, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने क्या आगे क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल सेल। अब देखो एन हमें मेन प्रिंसिपल सेल के बारे में बताता है। अगर एन 1 है तो मान लो आपकी सेल कौन सी होगी? के सेल। एन इक्वल टू 2 है तो आपकी एल सेल है। एन इक्वल टू 3 है तो एम सेल है। ऐसे के एल एम एन सेल के बारे में, मेन प्रिंसिपल सेल के बारे में बताता है, ठीक है। उस मेन प्रिंसिपल सेल के अंदर आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मान लो एन इज इक्वल टू 1, आपके पास क्या है? n इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए एक आपकी प्रिंसिपल सेल है मेन के सेल। अब इस के सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? वो होता है आपका 2n स्क्वायर, ठीक है। n क्या है? 1 है तो 1 यहाँ रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे कितने? 2। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी सेल है? कि l सेल है आपके पास, मेन प्रिंसिपल सेल l है। l के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इससे पता चलता है हमें, ठीक है। अभी कितने प्रिंसिपल सेल के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सेकंड क्वांटम नंबर आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि एक तो जो आपके स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने बताया था ना, छोटी छोटी लाइंस आ रही थी कि फर्दर लाइन स्प्लिट हो रही थी, तो उसके बारे में आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि वो फाइन लाइंस क्यों आ रही थी। दूसरा ये क्या बताता है, मीन्स हाँ, अब फाइन लाइंस क्यों आई थी ये एल ने एक्सप्लेन किया था। क्यों आई थी? क्योंकि जो आपकी प्रिंसिपल सेल होती है ना, उसके अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होती है प्रिंसिपल सेल के अंदर। इसकी वजह से वो आपकी फाइन लाइन आ रही थी, और ये एक्सप्लेन किया था एजिमुथल क्वांटम नंबर ने। अब इसकी क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? एजिमुथल क्वांटम नंबर ने क्या कहा था कि आपका जो मेन प्रिंसिपल सेल आ रही है ना, इसके अंदर भी फर्दर सब सेल प्रेजेंट है। भी प्रिंसिपल सेल मेन तो है, ये मान लो ये मेन प्रिंसिपल सेल के सेल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक गांव हो गया, ठीक है, एक शहर या गांव है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इस के सेल के अंदर आपके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग घर भी तो बने होंगे ना, तो उन घर के बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी थी? एजिमुथल क्वांटम नंबर ने दी थी कि मेन प्रिंसिपल सेल के अंदर आपकी सब सेल भी प्रेजेंट है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल, कि आपकी कोई भी सब सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ऑर्बिटल के अंदर? वो आपका होता है, लिख रखा है मैंने नीचे, ये रहा, रूट ऑफ एल प्लस 1 h/2 ये क्या एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो इस एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी इन्होंने बात की थी। एनर्जी क्या होती है वेरियस सब सेल की, ये भी इन्होंने बताया था। शेप भी बताई थी सब सेल की कि क्या होती है। अब देखो, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो l आपका कहाँ, l की वैल्यू क्या होगी? गिवन n के लिए l आपका क्या होगा? 0 to n-1। देखो अगर n 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ आ गई? और इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो सब सेल होगी वो होती है s सब सेल, भी एक सब सेल प्रेजेंट है। समझ आ रहा है ना? अगर मान लो आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, n कितना है? 2 है। अगर n 2 है तो l की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? l क्या होगा? तो l क्या था? 0 to n-1 था, तो 0, और n कितना है? 2 - 1 1, क्या हो गया इसको? 1, ठीक है। तो अब आपके पास कितनी? 2 वैल्यू है, l की 2 वैल्यू है, तो मतलब कितनी सब सेल प्रेजेंट है? 2 सब सेल। तो अगर l 0 है तो s सब सेल है, और अगर l 1 है तो क्या है? p सब सेल है। सेम मानो आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, n कितना है? 3, 3 - 1 मतलब 2, तो 0 0 1 2 3 है। 3 आपके पास क्या है? सब सेल प्रेजेंट है n इक्वल टू 3 के लिए। तो अगर l 0 है तो आपके पास कौन सी? s सब सेल है। अगर l 1 है तो p सब सेल है। अगर l 2 है तो आपके पास d सब सेल है। इस टाइप से आपको सब सेल निकालनी होती है। n की वैल्यू गिवन होगी तो आप नंबर ऑफ सब सेल निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल सेल के अंदर कितनी है, और उसके नेम इस टाइप से होते हैं, ठीक है। अगर 3 है तो आगे f इस टाइप से, s p d f इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख भी रखा है कि 3 है तो f, 4 है तो g। समझ आ गया? l क्या होता है आपका? 0 to n-1 होता है। नंबर ऑफ सब सेल कितनी होती है? जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। देखो नंबर ऑफ सब सेल पूछ रहा है, अगर n 1 था तो सब सेल कितनी थी? 1 थी भाई, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी सब सेल। अगर आपका n 2 था, ये देखो यहाँ n की वैल्यू 2 थी, तो आपके पास सब सेल कितनी थी? 2 थी। अगर n 3 है तो सब सेल कितनी है? 3 है, ठीक है। उसकी वैल्यू अलग होगी 0 1 2, लेकिन नंबर कितने होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। इस टाइप से निकालना है। समझ आ गया एजिमुथल क्वांटम नंबर?
आगे आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कल डिस्कस करेंगे। आज हमने 2 ही डिस्कस किए हैं आपके क्वांटम नंबर। कौन कौन से? एक तो एंगुलर या एजिमुथल क्वांटम नंबर और दूसरा आपके पास क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और थोड़ा सा हमने क्या देखा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखा है। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी है, ठीक है। अब कल क्या है, आपके 2 तो क्वांटम नंबर रहते हैं, उसके बाद आपका नोड वाला टॉपिक रहता है, फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होप्सो कि कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और पूरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जितना भी पीछे चैप्टर हो गया आज तक सारा रिवाइज करो, क्योंकि संडे को फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी आपके PYQ बने हुए हैं सारे PCT एग्जाम्स के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ क्या इसको रिवाइज करते रहना, फिर एकदम संडे को क्या इसके PYQ डिस्कस कर लेंगे, तो चैप्टर पूरा अपना अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता भी लग जाएगा कि पूरा चैप्टर अब तक ये है वो एग्जाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं। आ गया समझ में? ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।